नमस्कार हमारे प्यारे व्यूअर्स। रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था लहंगा रेंटल बिजनेस के ऊपर, जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है आज के दिन इंडिया में, क्योंकि बहुत लो इन्वेस्टमेंट होता है और अच्छा डिमांड होता है। तो इस वीडियो से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उसी वीडियो में फिर हमें लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि इस वीडियो के ऊपर एक और वीडियो बनाई है जिसमें आप थोड़ा डिटेल दें हमें कि इसको ग्रो कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम कुछ मेन पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बिजनेस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, सोर्सिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, सोर्सिंग, लहंगा एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस। उसके बाद एक सेक्शन और आएगा जिसमें हम पूरा शॉप के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सेटिंग अप योर लहंगा रेंटल शॉप। और उसके बाद सेटिंग अप योर रेंटल प्रोसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर एंटर करता है और एग्जिट करता है, उसके बीच में क्या प्रोसेस है उसका। उसके बाद क्वालिटी अश्योरेंस एंड मेंटेनेंस। और अबव एंड ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कोई भी बिजनेस में, जिसके बिना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। तो इसी पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे पूरे वीडियो में। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो फिर पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलते आगे बढ़ते। तो सबसे पहले पॉइंट पे, डिफाइनिंग योर बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि आपका बिजनेस ही आपके पूरे विजन और आपके मिशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको पहले से डिसाइड करना है आपको क्या बिजनेस में टारगेट करना है। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको किस तरह का मार्केट टारगेट करना है। आपको लो रेंज का मार्केट टारगेट करना है, हाई रेंज का मार्केट टारगेट करना है। वो भी डिपेंड करेगा आप किस एरिया में बैठे हो, कौन से मार्केट में बैठे हो, किस एरिया का आपका कस्टमर बेस है। उसके ऊपर ही आपका वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट भी डिफाइन होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले गोल टारगेट कर देने का, कि हमें इसी गोल के ऊपर चलना है और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है और कंपटीशन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। गोल तो आपने डिफाइन कर दिया। अब आपने जो गोल डिफाइन किया है कि आपको अगर हाई रेंज का मार्केट टारगेट करना है, मीडियम लो करना है, या सारा ही करना है, ब्राइडल करना है, नॉन ब्राइडल करना है स्टार्टिंग में, तो उसके हिसाब से फिर आप अपना कंपटीशन को स्टडी करो। आप जिस एरिया में खोलना चाहते हो उस एरिया में कंपटीशन है कि नहीं, या फिर एक एरिया ढूंढो जहाँ पे मार्केट में सेलर्स ही नहीं है, वहाँ पे सेट करो। तो इसलिए ज़रूरी होता है रिसर्च करना आपका मार्केट को और कंपटीशन को, ताकि आपको भी पता चले मार्केट में डिमांड किस तरह का है, आपके पास क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, आपके पास क्या सॉल्यूशंस है। आप शुरू से डिफाइन करके चलोगे तो आपका बिजनेस आगे इजी रहेगा और आप एक शॉक में नहीं जाओगे कि अचानक से ये क्या हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। हमारा लास्ट वीडियो एक बार आप ज़रूर देखिए, उसमें हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, इसलिए इसको हम शॉर्ट में रख रहे हैं। आपको मेन जो दो चीज़ें थी बता दी, कि टारगेट क्या होना चाहिए और कंपटीशन। तो ये सब स्टडी करने के बाद, ये सब समझने के बाद, ये सब पूरा रिसर्च करने के बाद आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान बनाना होगा, एक पूरा विस्तार से बिजनेस प्लान बनाना होगा, जिसमें आपको सब चीज़ डिफाइन करनी होगी, एक पेपर पे लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस चलेंगे और काम करते रहेंगे, वैसे काम से बिजनेस नहीं होता है। एक शुरू से प्लानिंग होनी चाहिए और उस प्लानिंग के हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन करना होता है। जिस तरह का आप निर्माण करोगे शुरू में, उसी तरह का आपका फ्यूचर भी बनेगा। जैसे जैसे आपका बेस अच्छा होगा वैसे वैसे ही आपकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस के लिए स्टार्ट करने में। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट था सोर्सिंग, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। अब हमने प्लानिंग कर लिया, हमने सोच लिया कैसे क्या करना है, एक बजट भी बना लिया। अब हमें डिसाइड करना है वो बजट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। या तो कुछ लोग बहुत टाइम से सेविंग्स कर रहे हो आप लोग, कि हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो वो इन्वेस्ट होता है, नहीं तो लोन लेना पड़ता है। पर उसके लिए भी आपको पहले कॉस्टिंग डिसाइड करना पड़ेगा, क्या कॉस्ट है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका स्टार्टअप कॉस्ट कितना होने वाला है। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप जिस एरिया में शॉप करना चाहते हो वहाँ आपको पहले रेंट, एक एजेंट को ढूंढो, रेंटल कॉस्ट ढूंढिए कि शॉप का रेंटल कॉस्ट क्या है। अगर आपके पास आपकी खुद की जगह नहीं तो आपको रेंट करना पड़ेगा शुरू में खरीदिए नहीं, क्योंकि न्यू बिजनेस है, नहीं चला चला कुछ नहीं पता। तो बहुत बड़ा रिस्क है एक पूरी प्रॉपर्टी खरीदना, तो पहले रेंट करो। और अगर आपके पास खुद का एक एरिया है तो बहुत अच्छा। मेरा तो वैसे सजेशन ये रहता है कि जितना हो सके एक बार पहले आप अपने घर से स्टार्ट करो, एकदम नया है तो वहाँ से आपको अपने आप रिजल्ट पता चलेगा कि आपके पास ये ग्रो होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो जाती है जगह की। बस हाँ, थोड़ा वो अनप्रोफेशनल लगता है, पर एटलीस्ट आप एक ट्रायल ले लिए कि आप उसको ग्रो कर सकते हो कि नहीं। तो ये मैंने आपको बताया एक शॉप का कॉस्ट के बारे में, लेकिन सिर्फ एक शॉप का कॉस्ट नहीं होता है अकेला।
अगर आपने शॉप करना है रेंटल या फिर खुद का, उसके अंदर की फिर और भी शॉप कॉस्टिंग्स होती है, जैसे फर्नीचर हो गया, जैसे पर्सनल आपके आदमी रखने होंगे, आपको स्टाफ रखना होगा जो ड्रेपिंग में हेल्प करे या स्टॉकिंग में हेल्प करे, अकाउंटिंग में हेल्प करे। भले अकाउंट तो आजकल आउटसोर्स कर देते हैं, खुद से कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो आता ही है सबको, लेकिन सब चीज़ों के लिए आदमी का खर्चा होता है, तो वो कैलकुलेशन करना है आपको। कुछ आदमी रखो ना रखो, एक बंदा या दो बंदे जो आपको हेल्प करे पहनाने में कस्टमर को, वो ज़रूर रखिए, क्योंकि ड्रेपिंग हर कोई नहीं कर पाता, या तो आपको खुद को अच्छी आनी चाहिए, तो आपका वो खर्चा भी नहीं है। लेकिन खुद को नहीं आता तो एक आदमी रखिए, तो उसमें हेल्प मिलता है और आपका एक वो लुभावना वाला फैक्टर आता है कि कस्टमर को भी अच्छा लग रहा है देख के, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपका कॉस्ट में आता है इन्वेंट्री कॉस्ट, वो भी बहुत बड़ा कॉस्ट है। जितना ही आपका एफर्ट जाता है जगह ढूंढने में, उतना ही एफर्ट जाएगा आपका इन्वेंट्री मैनेज करने में। और इन्वेंट्री कॉस्ट सिर्फ खरीदना नहीं होता है, उसको मैनेज करना होता है। मैंने वर्ड बोला इन्वेंट्री मैनेज करने में। तो इसमें क्यों मैनेज करना बोल रहा हूँ, देखिए आपने अच्छे से रिसर्च किया कौन से बायर से खरीदना है। आप हमारे भी वीडियोस देखो, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, किस तरह के क्रिएशंस होते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं लहंगों में, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो आप देखिए कि क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी के हिसाब से आप अपना सप्लायर सिलेक्ट कीजिए, फिर स्टॉकिंग कीजिए। स्टॉकिंग में आपको कैसे स्टॉक करना है, क्वेश्चन ये आता है कि सब लोग बोलते हैं सर स्टॉक क्या करें, कैसे करें? तो उसमें आपको क्या करना है, आपने अगर आपने गोल डिफाइन किया है, जैसा मैंने शुरू में बोला था, नॉन ब्राइडल करना है, ब्राइडल करना है, एक्सपेंसिव करना है, मीडियम रेंज करना है, तो उसके हिसाब से आप जैसे यहाँ पे कुछ डिजाइन रखे, ये थोड़े अच्छे क्वालिटी के प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स हो गए, इसमें आपको अच्छा रेंटल मिलता है। अगर आपके यहाँ पे अच्छे डिजाइनर पीसेस की डिमांड है, तो ये सब टाइप के प्रोडक्ट्स आप रख सकते हो। ये सब बहुत अच्छे रेंट में मिलते हैं और अच्छा सेल भी होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स रखें तो आपका कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा इन्वेंट्री का। लेकिन अगर उसी के जगह अगर आपको जैसे इस तरह के प्रोडक्ट्स रखने, सपोज ये कम कॉस्ट में या हाफ रेट है उसका, तो इससे कॉस्ट आपका कम होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है किस तरह का प्रोडक्ट आपको रखना है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है, आपको किस तरह का प्रोडक्ट रखना है उससे डिसाइड होगा आपकी कॉस्टिंग। और उसके बाद इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ला ला के भर दिया और शॉप में वैरायटी लगा दी, उसको सेल करो, रेंट पे लगाओ, जो भी है। और कोशिश करो रेंटल में भी, हमेशा से मैंने कहा है, 2 से 3 रेंट के बाद उसको निकाल दो, रखो मत, क्योंकि रेंटल बिजनेस में जब तक स्टॉक रोटेशन नहीं होगा, आपका रेंटल बिजनेस डाउन जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं सर हमने स्टॉक लिया, रेंटल अच्छा चल रहा था, पर ग्रो होते होते रुक गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट नहीं किया, मैनेज नहीं किया। आपने नया स्टॉक तो पहले खरीद लिया, एकदम नया लेटेस्ट खरीद लिया, पर आप एक चीज़ भूल गए कि रेंटल बिजनेस ट्रेंड पे चलता है। लोग रेंटल इसलिए लेने आते हैं क्योंकि उनको ट्रेंडिंग लहंगे चाहिए और कम रेंज में चाहिए। तो उसके लिए आपको स्टॉक चेंज करना पड़ता है, सीजन टू सीजन, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट लाइए स्टॉक में, क्रिएशन लाइए, वैरायटी लाइए, तब आपका नया मैनेजमेंट आएगा, तब आपके नए कस्टमर्स आएंगे। तो जैसे कॉस्टिंग की बात कर रहे थे, तो एक इस टाइप के भी प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सब बहुत लो रेंज के प्रोडक्ट्स होते हैं, कम रेंज में होते हैं, लेकिन इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। लेकिन नॉर्मली क्या है, रेंटल वाले ना इसको रेंट पे लगाने की जगह सेल कर देते हैं, क्योंकि इसका ऑलरेडी कॉस्टिंग बहुत लो है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स लोग खरीद लेते हैं, 2 3 4 हज़ार में तो बिक जाता है। तो ये टाइप के प्रोडक्ट्स अगर रेंट करने, तो बहुत लो रेंज के रेंटल के रखने, तो ये रखो। ये सब आपके थोड़े लो मार्जिन के कॉस्ट में जाएगा और आपको लो मार्जिन वाले कस्टमर्स भी मिलेंगे अगर आपके लो टारगेट्स है। तो इसमें भी वैरायटी खूब मिल जाएगी हमारे पास, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए। डिज़ाइंस, रेट्स तो सब बताएंगे आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है आपको ये समझ लेना कि बिजनेस आपको कैसे मैनेज करना है, उसके बाद आप प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए। बिजनेस ही मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट तो चलो लाओगे, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है मार्केटिंग की, सेलिंग की, तो आप आराम से बेच लोगे कुछ भी। फिर थर्ड पॉइंट पे इसमें आते हैं कि फंडिंग ऑप्शंस कैसे रहेगा। जैसे शुरू में बताया, किसी की सेविंग्स होती है, किसी का कोई लोन लेता है, लेकिन एक और ऑप्शन होता है कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट करो। आप ढूंढो आपके माइंडसेट का बंदा कौन सा है। पार्टनरशिप बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए तो बहुत अच्छा हेल्प भी मिलता है। आपको ये ढूंढना होगा कि अगर जैसे समझो आपकी सेल्स कैपेसिटी अच्छी है, तो आप कोई अकाउंटिंग पार्टनर ढूंढो जो आपका पूरा मैनेज करे, और आप सेल्स पे फोकस करो, वो मैनेजमेंट पे फोकस करेगा। आप फिर नहीं तो ऐसा पार्टनर ढूंढो जो खरीदी में अच्छी हेल्प करे आपकी, सब परचेजिंग में अच्छी हेल्प करे, या फिर डेवलपमेंट में अच्छा हेल्प करे, मार्केटिंग में अच्छा हेल्प करे। तो उस तरह से एक सेकेंडरी सपोर्ट ढूंढिए आप। बस आपको पहले अपना कैपेसिटी समझना है कि आप मार्केटिंग में अच्छे हो, कि अकाउंटिंग में अच्छे हो, कि सोर्सिंग में, कि डिजाइनिंग में।
उसी हिसाब से आप जिस चीज़ में आपकी कमी आ रही है उस तरह का पार्टनर ढूंढिए, या आप दोनों मिलकर फंडिंग कीजिए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इस तरह से भी ग्रो होते हैं बहुत लोगों के। बहुत लोग तो आजकल पार्लर और मेकअप आर्टिस्ट मिलके कर रहे हैं, तो उनको दोनों बेस का कस्टमर मिल जाता है। पार्लर और मेकअप आर्टिस्ट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है रेंटल बिजनेस में। तो अब हम बात करेंगे सोर्सिंग लहंगा एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में थोड़ा और डिटेलिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लहंगे में आपने जैसे कस्टमर बेस डिसाइड किया कैसा है क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब रेंटल में नॉर्मली क्या होता है, कुछ इस टाइप के, ये हैंडवर्क का लहंगा है, पूरा फुल्ली हैंडवर्क लहंगा है। अब इसमें क्या होता है रेंटल बिजनेस में, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में हमारे बताया था, कस्टमर्स उस टाइप के प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं जो वो खरीद नहीं सकते। और जैसे ये प्रोडक्ट सेल होगा हैवी रेंज में, क्योंकि 100% हैंडवर्क है, डिजाइनर पीस है, तो इसकी कैपेसिटी हर किसी की नहीं होती है। लेकिन आजकल इंस्टाग्राम ट्रेंड की वजह से इसका डिमांड बहुत है, तो इसलिए ट्रेंडिंग लहंगों का डिमांड है। तो इस तरह के लहंगे रखने होते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास हैवी रेंज का कस्टमर है तो ये रखिए, नहीं तो मत रखिए। इसके भी इसी के टाइप के कम रेट के आते, जैसे ये होगा, वही लुक देगा, बस हैंडवर्क नहीं है इसमें, डिफरेंस वही है, उसका डिफरेंस है। तो कस्टमर बेस कैसा है उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना है कि इस तरह का लेना है कि उस तरह का लेना है। और उसके बाद अपने अभी इस तरह के डिमांड्स बहुत चल रहे हैं, इसके ऊपर हमारा रिसेंटली एक वीडियो भी आया है, लाइव वीडियो किया था हमने, तो इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। ये रेंटल में बहुत अच्छा चलता है क्योंकि लो मेंटेनेंस है, इजी टू सेल है, इजी टू मार्केट है, सबसे ज़्यादा डिमांड में मिनिमल ब्राइडल्स और नॉन ब्राइडल्स। फिर इस तरह के कुछ डिमांड्स आते हैं, जैसे ये हो गए, ये रेडी टू वेयर सेक्शन है हमारा, इसके डिमांड्स बहुत अच्छा चल रही है, अभी अप एंड कमिंग ट्रेंड है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे इसका ग्रोथ आएगा। तो ये अभी से जो स्टार्ट करेगा तो उसको एक फास्ट फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आगे बढ़ने में, कि मैं ट्रेंड से आगे चल रहा हूँ और नए कस्टमर्स भी जल्दी मिलेंगे। इसका बस बेनिफिट ये है कि ये आपका पूरा रेडी टू वेयर कलेक्शन है, प्योर बेस का कलेक्शन है, हैंडवर्क का कलेक्शन है। ये देखिए, हैंड डाइड सिल्क है, बनारसी सिल्क, पूरा जरदोजी और कटदाना का काम है ब्लाउज में, कम्प्लीटली हैंडवर्क, और हैंड डाइड प्योर ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। इस तरह के डिजाइन है ये सारे, बनारसी में, पोजिशन प्रिंट में, चिनॉन दुपट्टे आएंगे इसमें, सबके ऐसे सॉलिड दुपट्टे आने वाले हैं, नेट के नहीं आने वाले, क्योंकि डिजाइन ही ये डिमांड करता है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न का डिजाइन आता है। उसके बाद इस तरह के डिजाइन आते हैं नॉन ब्राइडल में, ये नॉन ब्राइडल के ऊपर इस टाइप के पैटर्न्स होते हैं, लो रेंज के, ये लाइट पैटर्न्स है हमारे, ये डार्क पैटर्न्स है। आप नोटिस कर रहे होगे पूरे वीडियो में एक स्टोर का सेटअप भी, उसके बारे में भी एक नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताने वाला हूँ। ये हर चीज़ को आप फोकस करो, वीडियो में सिर्फ मेरी बातों को नहीं, आगे पीछे क्या रखा है उसके ऊपर भी फोकस करो, तो आपको और नॉलेज मिलेगा। तो स्टॉक की बात कंटिन्यू रखते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहाँ से स्टॉक खरीदो, कैसा स्टॉक खरीदो। मैंने आपको कुछ सैम्पल्स बताए ऐसे रखे हुए कि किस तरह की क्वालिटी होती है प्रोडक्ट्स की, लेकिन आपके ऊपर अब डिपेंड करता है, आपको रिसर्च करना कि आपके मार्केट में क्या डिमांड है और किस तरह का प्रोडक्ट का डिमांड है, क्या प्राइस रेंज पे डिमांड है। उसी के हिसाब से आपको भी परचेजिंग करनी होती है, स्टॉकिंग करनी होती है। शुरू में आप वैरायटी रखिए, लो रेंज का ज़्यादा, हाई रेंज का कम, अगर आपको डाउट है। और अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ हाई रेंज ही बिकेगा, तो हाई रेंज भी हम बहुत बनाते हैं, वो डिस्प्ले पे नहीं रहता है, वो अंदर रखते हैं। रेंज की कोई इशू नहीं है हमारे यहाँ, क्वालिटी की कोई इशू नहीं आने वाली। इस जैसे ये एक हैंडवर्क है, आप इसको क्लोजअप से ही देख लो, आपको क्वालिटी का आइडिया पता चलेगा। एक बार आप क्लोजअप से देखिए और फिनिशिंग देखिए इस प्रोडक्ट का, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि धागे निकल रहे या कुछ भी फटा हुआ कुछ भी। और आप एक एक डिटेलिंग देखो, ब्लाउज का डिटेलिंग देखो, स्लीव्स का डिटेलिंग देखो। एक कॉर्सेट पैटर्न अभी बहुत अच्छा चलता है, तो उसी को स्टाइल में हमने ये रेडी टू वेयर ब्लाउज बनाया है हैंडवर्क में। तो मैं अब एक आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। आप एक रजिस्टर मेंटेन करो या कंप्यूटराइज एक्सेल शीट मेंटेन करो, तो इसमें आप प्राइस रेंज के ब्रैकेट्स बनाओ कि आपने इस प्राइस रेंज का इतना स्टॉक लिया है, इस प्राइस रेंज का इतना स्टॉक लिया है और इस डेट पे लिया है। परचेज डेट जरूर डालना। उसके सामने आप सेक्शंस बनाओ, फर्स्ट रेंटल, सेकंड रेंटल, थर्ड रेंटल या सोल्ड, तो उस पे डेट्स डालो। और ये जरूर नोटिस करो कि कौन से प्राइस रेंज में कितना रेंट पे जा रहा है, कितनी बार जा रहा है। ये सब डिटेल्ड अगर आपके पास रहेगा रजिस्टर पे, एक्सेल शीट पे, तो आपका भी एक माइंड क्लियर रहेगा कि ये प्रोडक्ट इस डेट को इतनी बार जा चुका है और ये डिमांड मेरे पास ज़्यादा चल रहा है, तो इसी के ऊपर मुझे और फोकस करना है, ना कि दूसरी चीज़ पे। जिस चीज़ में आपको ग्रोथ जल्दी मिल रही है उस पर आप फोकस करो, बाद में धीरे धीरे दूसरी चीज़ पे मार्केटिंग करो। तो अब हम बात करेंगे ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में, जैसे शुरू में मैंने बताया था।
तो ऑनलाइन प्रेजेंस आज के दिन बहुत ज़रूरी है। हम जैसे लोग ही ऑनलाइन आ गए, तो आप लोग को तो ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा, बिना ऑनलाइन के बिज़नेस ग्रो नहीं होने वाला है। आजकल ऑनलाइन रहने के बहुत से तरीके, मोस्टली सबको पता ही है क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सब। बहुत टाइम से बहुत लोग ऑनलाइन या वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, सबने बहुत ज्ञान दे दिया है। बहुत एक सिंपल सी चीज़ बताऊँगा, लोग क्या है इंस्टाग्राम पेज बना लेते हैं, फेसबुक पेज बना लेते हैं, पर उनको पता नहीं कंटेंट कैसे क्रिएट करें। कंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि आपका ब्रांड किस चीज़ पे फोकस होने वाला है। आपका एक ब्रांड इमेज क्या है, उसी को फॉलो करते हुए ही कंटेंट क्रिएट करना है। जैसे हमारा जेएमएस स्टूडियो का इंस्टाग्राम पेज है, जेएमएस स्टूडियो स्टोर। मैं आपको दिखाता हूँ जेएमएस स्टूडियो स्टोर हमारा जो क्रिएशन है, कैसे हम मैनेज करते हैं पेज। तो पहले इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे हमारे, तो उसमें आप देखोगे यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज पे हमारा ये पेज है पूरा, जिसमें हमने पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है कि जेएमएस स्टूडियो क्या है और हमारे फीचर्स क्या है, जैसे क्रिएटेड विद पैशन, वर्ल्ड वाइड शिपिंग। जो मेन चीज़ आपको हाईलाइट करनी ज़रूर लिखिए। आप एक है ना यहाँ पे क्लोथिंग ब्रांड जैसे मैंशनड है, उसके ऊपर ज़रूर फोकस कीजिए। आप अपना एक है ना कैटेगराइजेशन कीजिए इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम बिजनेस पेज बनाइएगा, पर्सनल पेज नहीं। अब आप नीचे जाएंगे, देखेंगे हमारा ये हम कैसे एक सिमेट्री में फोटोज और इमेज डालते हैं। आपको एक है ना ग्रिड डिसाइड करना है कि किस टाइप का ग्रिड रखना है आपको। ऐसे ही कुछ भी रैंडम ग्रिड्स नहीं डाल सकते। अब देखोगे हमारा टाइम टू टाइम ग्रिड भी चेंज होता है। पहले थोड़ा अलग कलर पैटर्न था, फिर ब्राइडल में अलग कलर पैटर्न दिया, फिर हम लोग बीच में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे थे तो उसके लिए अलग पैटर्न था। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव नहीं है, उस पर पैसा ज़्यादा वेस्ट मत करना आप। और फिर हमने कुछ है ना कस्टमर फोटोज भी डाले हुए आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको टाइम टू टाइम ग्रिड्स भी चेंज करना होता है। कंटेंट क्रिएशन करना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर ही आपका इंस्टाग्राम मैनेज होगा। फिर आप देख सकते हो हमारे कुछ और फोटोशूट्स ऐसे, और फोटोशूट्स ही नहीं, डमी फोटोशूट डालिए, उसमें भी रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें, जैसे आप नोटिस करोगे हमने एक है ना ऊपर कवर्स बनाए हैं, एक चलते ये था। जैसे आप देखोगे शनाया, प्राइस प्लीज, बनारसी लहंगे, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे क्या होता है, पोस्ट से पहले ना लोग ये कवर्स देखते हैं। अब जैसे कोई मेरे पेज पे आएगा, ये सिल्क ब्राइडल्स ओपन करेगा। अब सिल्क ब्राइडल ओपन होगा तो ये लोग फटाफट इसको ब्राउज करेंगे, इसमें डिज़ाइन सिलेक्ट हो जाता है और ये डिज़ाइन का ही स्क्रीनशॉट आपको फिर आपके मैसेज पे आता रहेगा। इसी से आपका क्रिएशन होगा। जो भी आप स्टोरी डालोगे, यहाँ स्टोरी डालोगे, उसको आप है ना हाईलाइट बना के, न्यू करके, कवर बना के डाल सकते हो और ऐड कर दो, एक कवर बन जाएगा। उसी में फिर आप यहाँ पे हार्ट पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट करो। जैसे ये हमने सिल्क ब्राइडल में किया हुआ है, ये वाला हमने साड़ीज बाय जेएमएस में किया हुआ है। इस तरह से हाईलाइट ज़रूर बनाइए। तो अब हम बात करेंगे डिजाइनिंग रेंटल प्रोसेस पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बिजनेस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कारण क्या है कि आप जैसे एंटर किए, आपके शॉप के बाहर एंट्रेंस पे कोई आया, आपका आउटडोर लुक कैसा है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले वो देख के अंदर आने वाला है। आपके बाहर डिस्प्ले पे प्रोडक्ट्स कैसे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा आप देख रहे होगे इस तरह से डिस्प्ले भी रहना चाहिए, मैनेकिन्स पे लहंगे रहने चाहिए, आपके बोर्ड्स रहने चाहिए, होर्डिंग रहने चाहिए। वो होर्डिंग में कुछ डिजाइन दिखने चाहिए कि आप ब्रांड क्या हो, वो होर्डिंग से दिखना चाहिए। कि आपका एक आइडेंटिटी घुसने से पहले बन जाना चाहिए कि अंदर जा रहे तो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलने वाला है। और आप एंटर भी करोगे तो कुछ डिस्प्लेज रहने चाहिए आपके, जैसे यहाँ पे एक लगाया हुआ है, आपके हिट डिजाइन्स क्या है वो रहने चाहिए। फिर आप दूसरे स्टोर एस्थेटिक्स के भी ऊपर बात करेंगे इसमें। तो इस तरह से आपके डिजाइन एक यूनिफॉर्मिटी से लगे रहने चाहिए सेक्शन वाइज। जैसे आप यहाँ देख सकते हो रेड, मरून, रानी कलर के ब्राइडल्स की पूरी डिस्प्ले की हुई है हमने। उसके बाद आप आगे आओगे, देखोगे हमारा मारवाड़ के कुछ डिजाइन के डिस्प्ले किए हुए। और हम कभी भी हैवी डिजाइन बाहर नहीं रखते, क्योंकि तुरंत से आप कस्टमर को हैवी डिजाइन दिखाओगे तो वो भी एक शॉक में जाता है कि यहाँ तो महंगी चीज दिखने वाली है। तो स्टार्ट करो आप लो रेंज से। तो जैसे आप यहाँ देखो कि ये सब हमारे अंडर 3000 के रेंज डिस्प्ले पे, ये भी सब ऐसे डिस्प्ले कर दिया है। हैंगर पे लगा के, यूनिफॉर्म हैंगर रहना चाहिए, रैंडम हैंगर नहीं रहना चाहिए। सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। एक कुछ डिजाइन आप एकदम सेंटर पीस में डिजाइनिंग करके रखिए, डिस्प्ले करके रखिए, जो आपका एकदम टॉप सेलर हो या एकदम डिफाइन कर दे कि आप कुछ अलग हो मार्केट से। उस तरह के डिजाइन आप रखिए। फिर आपके एकदम जो यूनिक सेलिंग पीसेस है उसको मेन डिस्प्ले पे रखिए। आप देखोगे सबसे मेन डिस्प्ले पे ये चला है। इस तरह से चलना चाहिए। स्टोर एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपका एक रेंटल प्रोसेस क्रिएट होगा। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे, आप देखोगे एक सेटअप किया हुआ है, ये जरूरी है। लाइटिंग, हमारे यहाँ लाइटिंग कम है क्योंकि हमारा रिटेल फोकस नहीं, तो लाइटिंग थोड़ी हमारे यहाँ डिम रहेगी। पर आपको लाइटिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और फॉल लाइट ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ स्ट्रेट लाइट आए, लहंगे पे फॉल लाइट आना चाहिए तो लुक भी अच्छा आएगा। मिरर भी, हाँ ये मिरर आप मत देखो, यहाँ तो टिंटेड है, आपके यहाँ क्लियर मिरर रहना चाहिए। एक स्टेज रहना चाहिए जिसपे कस्टमर को आप पहना सको, ड्रेप कर सको। ट्रायल रूम भी बहुत ज़रूरी है, ब्लाउज ट्राई कराना हो
फिर इस तरह से डिस्प्ले भी ज़रूरी है, स्टिच पीसेस के डिस्प्ले ऐसे रख सकते हैं आप, देख सकते हो इस टाइप के हैंगर रखिए। इस टाइप के हैंगर क्या हेल्प करता है, आपका ब्लाउज बाहर नहीं आएगा, तो हैंगर स्टडी रहेगा। और इस तरह के लूप्स लगा लीजिएगा लहंगे में, तो लहंगा भी ऐसे हैंगिंग हो जाएगा, तो ब्लाउज ऊपर लहंगा नीचे, तो पूरा लुक ऑटोमेटिक दिखता है कस्टमर को। तो इस तरह से आप एक प्रोसेस क्रिएट करो, घुसते ही आपके कस्टमर को एक आपका आइडेंटिटी दिखना चाहिए, आप ब्रांड क्या हो, फील क्या है, अंदर का सेटिंग ऐसा रखिए कि कस्टमर को सिर्फ यही पता चले कि आप एज अ ब्रांड क्या हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रांड आइडेंटिटी, उसी से आपका ब्रांड क्रिएशन होगा, उसी से कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ पे ध्यान ज़रूर रखिएगा, रेंटल में ट्रायल ज़रूरी है। रेंटल में कस्टमाइजेशन भी ऑप्शन देना पड़ेगा, कस्टमर बोलेगा मुझे ऐसा कस्टमाइजेशन चाहिए, तो आपके पास एक टेलर रहना चाहिए, तो उसके ऊपर भी फोकस कीजिए। टेलर आपके पास इन हैंड रहना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़े आ जाए मेजरमेंट लेने, साइजिंग करने, डिज़ाइन का साइज़ छोटा बड़ा करने। तो रेंटल में कभी लहंगा काटिएगा मत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लहंगा काट दिए तो छोटा बड़ा करना दिक्कत हो जाता है। तो टेलरिंग में ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। टेलरिंग एक आपके पास रहेगा तो तुरंत आप एक सोल्यूशन दे पाओगे आपके कस्टमर को, क्योंकि अगर आपने कस्टमर को ना बोल दिया तो वो फिर चला जाएगा दूसरी जगह। और अगर आपने किसी भी तरह उनके क्वेश्चन का, उनके क्वेरी का सोल्यूशन दिया, तो एक कस्टमर आपका फिक्स बन जाएगा कि जी हाँ, इनके यहाँ सब कुछ हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी इनके यहाँ आऊँगी। और रेफर भी आपको करेगा। वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है रेंटल में, क्योंकि उन्होंने जो पहना सब पूछेंगे कहाँ से लिया, बात पता चलता है कि आपके यहाँ से लिया, कहीं से लिया, तो आपके पास उस शादी में आए हुए लोग आएंगे कि मुझे वैसा लहंगा चाहिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। फोकस कीजिए एक रेंटल प्रोसेस पे, एक डिज़ाइन कीजिए, कस्टमर को घुसते से एक आइडेंटिटी दिखे, और कस्टमर आपके पास जितनी देर भी है एकदम खुश रहना चाहिए, कंफर्टेबल रहना चाहिए, और सेटिस्फाई होके ही निकलना चाहिए। ये एक डिज़ाइनिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा मेन क्राइटेरिया होता है। उसी को फोकस करते हुए एक प्रोसेस आप क्रिएट करो। तो अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे क्वालिटी अश्योरेंस के ऊपर। जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ सब एक पार्ट मिल के एक अच्छा बिजनेस बनता है। क्वालिटी अश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रेंटल में लहंगा बहुत यूज़ हो रहा है, 2 बार 3 बार रेंट पे जाता है, तो क्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए भी सिंपल प्रोसीजर्स है, बेसिक चीज़ें बताऊंगा। एक तो ड्राई क्लीनर अच्छा रहना चाहिए आपके हाथ में, जो लहंगों को समझता हो उसके हिसाब से ड्राई क्लीनिंग करे। और इसका हमेशा आप चार्ज लेना कस्टमर से, अगर उन्होंने लहंगा ख़राब किया है, दाग लगाया, कुछ किया, तो उसका ड्राई क्लीनिंग चार्ज रहेगा। और अगर वो क्लीन नहीं हो सकता है तो डिपॉजिट ऑब्वियसली कट होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो क्वालिटी मेंटेनिंग में ड्राई क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली क्या होता है, डायमंड के थोड़े काम होते हैं, तो इस तरह के डायमंड्स के आप थोड़े पैकेट रखो। ये जो जरकन लगे हुए, इसमें तो चलिए कम लगा हुआ है, आप बगल में यहाँ पे देखेंगे तो एकदम हैवी जरकन का लहंगा है ये। अब इसका थोड़ा भी ज़्यादा रफ यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा रफ यूज़ कर लिया, बारात में कूद कूद के नाच लिया, तो शायद थोड़े डायमंड्स निकल जाए, शायद। लेकिन निकले तो फिर आप डायमंड्स का ऐसा पैकेट रखो, और बहुत सिंपल है, लगा दो आप, चिपकाना पड़ता है। जैसे ये मोती देखोगे आप, एक एक पॉइंट पे मोती है, कहीं से भी निकला नहीं है, ये निकलेगा भी नहीं जल्दी, लेकिन फिर भी रफ यूज़ में कुछ भी हो सकता है। कस्टमर कैसे यूज़ कर रहा है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो एक आपको कंटिजेंसी, यानी आपको एक बैकअप प्लान लेके चलना है कि अगर ख़राब हुआ तो उसको कैसे ठीक करना है। तो ये सब एम्बेलिशमेंट्स के थोड़े पैकेट्स रखिए, एक टेलर से सेटिंग रखिए जो इसको फटाफट सेट कर दे वापस। स्टिचिंग में ध्यान रखिए कि अच्छा टेलर हो, फिनिशिंग से स्टिचिंग करे, ख़राब ना करे, नहीं तो लहंगा ख़राब होगा तो आपका कॉस्ट भी ख़राब होगा, और आपका कस्टमर भी ख़राब होगा, प्रॉफिट भी ख़राब होगा। तो अच्छे टेलर की बहुत ज़रूरी है। और अबव एंड ऑल एवरीथिंग, आपका जो भी स्टोर है उसमें क्लीनलीनेस रहनी चाहिए, साफ़ सफाई रहना चाहिए। चीज़ों को आप देखो इस तरह से एकदम व्यवस्थित, वेल मेंटेन्ड रहना चाहिए। चीज़ें फेंकी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कस्टमर आया, उसको 10 लहंगे दिखाए तो वो फेंक दिए। हैंड टू हैंड, जैसे कस्टमर गया उसको वापस जगह पे लगाओ, और नहीं तो एक आदमी साथ में आप दिखा रहे हो और एक आदमी साथ में उसको लगा भी रहे, वैसा सेटअप रहना चाहिए, ताकि कभी भी कोई दूसरा कस्टमर आए तो लहंगा है फॉर डिस्प्ले रेडी रहे आपके लिए। और साफ़ सुथरा जगह कस्टमर घुसता है तो उसको भी दिखता है कि नहीं ठीक है, ये अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह, यहाँ काम अच्छे से होगा। तो बहुत ज़रूरी है क्वालिटी अश्योरेंस और मेंटेनेंस, तो इस पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अबव एंड ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे लास्ट में बता रहे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपने जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, आपने नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं इन दी एंड वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर ही जाता है। भले क्लीनिनेस का पार्ट हो, क्वालिटी का पार्ट हो, या उसके पहले मैंने आपको बताया डिज़ाइनिंग प्रोसेस का पार्ट हो, या कोई भी चीज़,
कस्टमर सेटिस्फैक्शन में ये भी आता है कि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से जो आपने शुरू में ऑब्जेक्टिव सेट किया कि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से स्टॉक रखना है, वो भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन का पार्ट है। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका मार्केटिंग होगा, वर्ड ऑफ माउथ होगा, सब ऑटोमेटिक होगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन आज के दिन की टू ग्रोथ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको कभी भी नज़रअंदाज मत करिए, कभी भी कस्टमर से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, भले वो गलत बोले तो आप बोलो हाँ सही है, पर आप ध्यान रखो कस्टमर को ऑलवेज एंड एवर खुश करके भेजो अपने यहाँ से, कभी भी निराश नहीं जाना चाहिए, स्पेशली अगर वो ब्राइड आ रही है आपके यहाँ। ब्राइड ब्राइड अपना ब्राइडल लेने आ रही है अपने लाइफ के सबसे स्पेशल डे के लिए, वो खुश होके ही जानी चाहिए आपके यहाँ से। उसके ऊपर ज़रूर फोकस कीजिए। इसी बात पे मैं अलविदा लूँगा और आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा, हम और गाइडेंस दे सकते हैं आपको। थैंक यू।